last lecture would have meant measurement of length we discussed. Okay, today we are going to discuss two topics more: measurement of mass and measurement of time. It's basically theoretical topic. So theoretical topic है, but there are some points जो MCQs के लिए board level के लिए useful है. Otherwise JEE नीट के लिए इतना नहीं है इसका importance, but topic है टेक्स्ट बुक में दिया है, so हम read करते हैं इसको. Okay, चलो. So let's read measurement of mass. Okay, साथ में underline भी करते जाएंगे हम, साथ में read करते रहें. So keep your textbook with you. Mass is a basic property of matter. It doesn't depend on temperature, pressure, or location in the space. Mass remains always constant. Weight nahi, I'm not talking about weight. I'm talking about mass. The SI unit of mass is kilogram. The prototypes of international SI system, kilogram is considered, and Bureau of Weight and Measures are available in many other laboratories for different countries. In India, this is available at National Physical Laboratory (NPL), which is situated at New Delhi. Okay, जो New Delhi में है. आगे read करते हैं थोड़ा. While dealing with atoms and molecules, the kilogram is inconvenient unit. देखो, जब वो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन मास. सो इसके लिए हम किलोग्राम करना यूज बहुत डिफिकल्ट है. इन दैट केस दे आर वेरी स्मॉल मास यूनिट, तो उसके लिए यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट सिस्टम यूज करते हैं, विच इज नोन एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट. A means atomic, M means mass, and U means unit. So AMU means atomic mass unit. Now how to define atomic mass unit? Define कैसे करेंगे आप? So define करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे definition. It is defined as 1 AMU is defined as 12th part of total mass of carbon atom. अभी कार्बन एटम में कौन कौन है? ठीक है, 6, 12, मतलब 6 प्रोटॉन्स है इसमें से एंड 6 न्यूट्रॉन्स है. हमने इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सो आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हियर. ओके, सो आई एम considering only mass of proton and electron. So it is 1 upon 12th part of mass of atom of carbon, which is 1.66 into 10⁻⁻⁷. So you can make in a note. क्या लिख सकते हो आप? 1 AMU is equal to, ये याद रखना है, 1.66 into 10⁻27 kg. This is 1 AMU. या इसको शॉर्ट में 1U भी बोल सकते हैं. देखो यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट को 1U भी बोलते हैं. So it is 1/12 of total carbon atom. Mass of commonly available objects can be determined by common balance. आपने पता है कि भाई जब आप सब्जी लेने जाते हो मार्केट में, तो उसके पास वेइंग स्केल 2-3 टाइप के होते हैं. एक तो कोई अगर बहुत पुराना वाला है जिसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं किया है अपने वेइंग स्केल पे, तो इस टाइप का लेके बैठा होगा. ऐसे यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे एक पैन होगा, यहाँ पे एक दूसरा पैन होगा. ओके, एक जगह सब्जी रखेगा, दूसरी जगह मांस रखेगा, फिर से उठा के चेक करेगा, और जब दोनों बैलेंस हो गए तो आपको दे देगा. दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड. कुछ जगह ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे पैन होगा, दोनों ऐसे बैलेंस होते हैं. ओके, यहाँ से सेंटर से बैलेंस होता है. अगर यहाँ पे मास ज्यादा है तो इस तरफ मुड़ जाएगा, अगर यहाँ पे सब्जी ज्यादा है तो इस तरफ मुड़ जाएगा. ये बीच में रहना चाहिए. दिस इज ऑल्सो नॉन इलेक्ट्रिकल मेथड, मैनुअल मेथड, acoustic method, but nowadays they are using electric
उसके लिए क्या करते हैं, उसके पास एक स्केल होता है, यहाँ पे एक डिजिट लिखा होता है, यहाँ पे उसका एक पेन होता है, उस पेन का ऑलरेडी वो मास माइनस करके लिखा होता है यहाँ पे, कि अब वो हमेशा उसी पेन में मेजर करेंगे। ओके, सो व्हेन दे विल इनपुट द वेजिटेबल्स हियर, तो यहाँ पे इंक्रीज दिखाएगा, डिजिटली दिखाएगा, जिसमें एरर के चांसेस सबसे कम है। तो ये मासेस का मेजरमेंट है। तो कॉमन बैलेंस से भी मास मेजर हो सकता है। अगर हमें हमारा मास मेजर करना है तो उसे वेइंग स्केल जो होता है, कॉइन बॉक्स वाला होता है, उसमें आप कॉइन डालोगे आपको मास अपना दिखेगा, डिजिटल फॉर्म में आता है। क्लियर? सो कहने का मतलब देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड टू मेजर द मास। ओके, यहाँ पे एक तो थोड़ा बात करते आ गया हम। तो यहाँ पे बोला कि भाई लार्ज masses in universe like planets and stars based on Newton's law of gravitation. Now we know the formula of gravitation. G m1 m2 upon r square. This is the gravitational formula. देखो, आपको अगर फोर्स पता है कितना है, डिस्टेंस पता है कितना है, अर्थ का मास पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता है, तो आप प्लेनेट का भी मास फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ओके, वी कैन फाइंड बाय दिस ग्रेविटेशनल मेथड। यहाँ पे अंडरलाइन करो और बाजू में अगर फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल G m e small m upon r square. You can write this formula by underlining this part. So for measurement small masses of atomic and subatomic particles, we make use of mass spectrograph. Underline this part. एमसीक्यू में पूछने के लिए ये पूछ सकते हैं आपको। कैसे पूछेंगे कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ से आप स्मॉल एटॉमिक फाइंड कर सकते हो स्ट्रक्चर्स। ओके, which radius of the trajectory is proportional to the mass of charged particle moving in uniform electric and magnetic field. क्या मास स्पेक्ट्रोग्राफ से फाइंड कर सकते हो जहां पे इसको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाया जाता है। नाउ रेंज ऑफ मासेस, मास का रेंज कितना है इसकी थोड़ी बात कर लें। Now the range of mass is object is 10 raised to minus 30, which is mass of electron. Mass of electron 10 raised to 55, which is estimated mass of universe 10 raised to 55. Okay. So, range कितना हुआ 10 raised to 55 अपन 10 raised to minus 30. तो यहाँ पे क्या आएगा 10 raised to 55 plus 30. It is 10 raised to 85. लेंथ का कितना आया था, लेंथ का हमने पता है आपको 10 raised to 26 upon 10 raised to minus 14. So it was 10 raised to 40. It is the range of length. Okay. यहाँ पे देखो एक टेबल दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में यहाँ पे रेंज लिखा है, साइज ऑफ प्रोटॉन लिखा है, साइज ऑफ ये लेंथ के सभी पैरामीटर्स है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लिखा है विच इज 10 raised to 26, न्यूक्लियस का साइज लिखा है 10 raised to 14 15, तो ये अराउंड 10 raised to 40 जितना होता है। क्लियर? नाउ अभी हम आगे चलते हैं। So it is the range of mass. रेंज ऑफ मास क्या है देखो, इलेक्ट्रॉन का मास है 10 to minus 30 और सबसे ज्यादा मास है यूनिवर्स। इसमें यहाँ पे सभी मासेस है बट यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस ऑल, आपको ये कोई नहीं याद रखनी, खाली पहला याद रखो लास्ट वाला याद रखो। सो रेंज कितना हो जाएगा 10 to 85। ओके, so this is information about the measurement of mass, the various system unit system of masses. Now I want to discuss about the measurement of time. मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात करें तो पहले के जमानों में स्टार्स को देख के टाइम का एस्टिमेट लगाते थे।
आज भी गाँव में जो फार्मर होता है, जहाँ पे वो घड़ी नहीं होती उसके पास खेत में, वो स्टार्स को देख के बोल देता है कि यहाँ पे अभी इतने बजे है, और उसके अराउंड 15-20 मिनट या 30 मिनट्स का मैक्सिमम गैप होता है, उससे ज्यादा एरर होता ही नहीं है, इतना सटीक होता है, बिकॉज दे सी द पोजिशन ऑफ स्टार्स, वो स्टार्स की पोजीशन देख के बताते हैं कि ये अभी इतने बजे है। ओके, सो वो पुराना टाइम था, दैट वो इनडायरेक्ट मेथड था टाइम मेजर करने का। अभी हमारे पास टाइम मेजर करने के लिए बहुत सारे क्लॉक्स हैं। अगर हम थोड़ी बात करें तो पेंडुलम क्लॉक थे, पता है आपको? पेंडुलम क्लॉक में क्या होता था, इसमें सेकंड आवर नहीं होता था। क्या होता है, यहाँ पे ऐसे एक राउंड सर्कल, मतलब जो डायल होता है, नीचे एक पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम यहाँ से वहां ऐसे होता है, एक मिनट एंड होता है, एक आवर एंड होता है। मिनट एंड चक्कर लगाता है, आवर एंड 3 चक्कर लगाता है। बट यहाँ पे इसमें थोड़ा एरर होने के चांसेस ज्यादा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड होता है। कभी कभी क्या होता है, विंटर के टाइम डे शॉर्ट होता है, बट ये पेंडुलम को नहीं पता। ओके, तो ये थोड़ा चेंज होता रहता है, तो दिस माइट क्रिएट सम एरर आल्सो। उसके बाद आते हैं डिजिटल क्लॉक्स। डिजिटल क्लॉक्स में आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हो तो पता है, फर्स्ट 2 डिजिट लिखे होते हैं आवर पे, उसके बाद लिखे होते हैं मिनट पे। अगर ऐसा लिखा हुआ आपको दिखे तो समझ जाओ कि नाउ इट इज 7:25 शाम के हुए, बिकॉज इट इज 19। यहाँ पे AM PM कुछ नहीं लिखा होता। आप अपनी घड़ी में देखो तो सपोज जी शॉक ऐसे कोई घड़ी आती है, ओके, तो उसमें आपको सेकंड्स भी मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, और कुछ में तो माइक्रो सेकंड्स भी होते हैं। ओके, तो दे आर डिजिटल क्लॉक्स, जिसमें सेकंड में भी इंफॉर्मेशन होती है। अभी तो सीजीएम क्लॉक्स आते हैं जिसमें सटीक इंफॉर्मेशन, इतना इंफॉर्मेशन सटीक दिया जाता है, दैट करेक्ट इंफॉर्मेशन, कि उसमें मिस्टेक नहीं होता है। क्यों ऐसा? ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि जिसमें टाइम बाउंडेड होता है। वो सपोज कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो वहां पे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए आपको एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? और आगे थोड़ी बात करें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे टाइम का इंपॉर्टेंस है। ओके, तो वो करेक्ट टाइम होना चाहिए। सपोज मैं ऐसी घड़ी पहनता हूँ जिसमें कोई एरर आती हो, वो कभी भी 10 मिनट आगे, 5 मिनट पीछे, 10 मिनट पीछे ऐसे होती है, तो वेन एवर वी हैव दिस लेक्चर, हमारा जब लेक्चर होगा तो मेरी घड़ी ऑलरेडी पीछे है, तो मुझे तो ये लगेगा नाउ इट इज नॉट 7 PM, मेरा लेक्चर को तो अभी 10 मिनट बाकी है, बट यू आर ऑलरेडी वेटिंग हियर। सो एरर लेस जितने भी क्लॉक्स हो वो सही रहता है। सो मेजरमेंट ऑफ टाइम, इट इज मेजर्ड इन वेरियस यूनिट्स। ओके, उसका भी रेंज देखते हैं हम, क्या है क्या नहीं, वो सब पूरा मेजर करते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो measurement of time. To measure any interval, we need a clock. We now use atomic standard of time, which is based on periodic vibrations produced in cesium atom. Underline करना. This is the basic of cesium clock. Sometimes atomic clock भी बोलते हैं. Used in national standards. Such standards are available in many laboratories. In cesium atomic clock, the second is taken as 9 crore, sorry, yes, what is it, 1,919,26,31,077 इतने ऑसिलेशंस जब होते हैं तो उसको 1 सेकंड बोलते हैं, ऑसिलेशंस। ओके, तो is corresponding to transition between two hyperfine levels of ground state of cesium-133. The vibrations of the atom regulate the rate of cesium clock, just as vibration of the balance wheel regulate an ordinary wristwatch, or the vibration of small quartz-sized crystal regulate a quartz wristwatch. Okay. Now, the cesium atomic clocks are very accurate. The principal
They provide audible standard, the national standard of time interval second as well as frequency is maintained through 4 cesium atomic clocks. मतलब एक क्लॉक से नहीं वेरीफाई करते, 4 क्लॉक से वेरीफाई करते हैं, देन उसके बाद वो टाइम दिखाते हैं, उसके बाद वो टाइम मेजर करते हैं. Basically theory, yeah? So let's read on that. So cesium atomic clock is used in National Physical Laboratory NPL, न्यू दिल्ली, टू मेंटेन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. हमारे इंडिया का पूरा टाइम एक ही जगह से बैलेंस होता है, समझो आप, एक ही जगह से पूरा बैलेंस होता है. वरना कोलकाता का टाइम और यहाँ पे भावनगर मतलब सॉरी जामनगर का टाइम, दे आर वेरी डिफरेंट, बिकॉज इट इज एट दिस एंड एंड जामनगर इज एट दिस एंड. तो दोनों में बहुत डिस्टेंस है, तो टाइम डिफरेंस हो सकता है वो, ओके. बट हमें एक स्टैंडर्ड टाइम लेना होता है, इसीलिए हम एक टाइम लेते हैं जो दिल्ली से डिसाइड होता है. Now that the Indian Standard Time is linked to set of atomic clocks, the efficient of cesium atomic clocks are very so accurate that they impact uncertain time realization as 1 into 10⁻13. मतलब एक पार्ट का 10⁻13 जितना वो एक्यूरेट देता है, ओके. This simplifies that uncertainty range over time such a divide is 113. मतलब एक सेकंड का 10⁻13 टाइम जितना एक्यूरेसी होता है. They lost or gain more than 3 microseconds in 1 year. मतलब 3 microseconds. और ऐसा आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक साल में इतने सेकंड का फर्क आता है, 1 सेकंड नहीं, 0.00003 सेकंड जितना एरर आता है. So see how accurate it is. In view of tremendous accuracy in time measurement, the SI unit of length has been expressed in terms of paths that travels. It is 1 meter. 299,792,485. What is it? It is the speed of light. So 1 upon 299,792,458. तो इसको बोलते हैं 1 मीटर. एक सेकंड में अगर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सॉरी इतना एक सेकंड का इतना टाइम ले रहा है, तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 1 सेकंड का पार्ट. The time interval of events that we come across in universe vary over a very wide range and range order of some typical time intervals. Okay, let's read more. You may notice that there is an interesting coincidence between the numbers appearing in tables 2.3 and 5. That ratio of longest and shortest length is 10⁻41. The ratio of longest and shortest time is 10⁻41. देखो यहाँ पे टाइम का आपको दिखाएगा, यहाँ पे एक मिनट टेबल देख लेते हैं पहले. टाइम नहीं दिया हुआ है, बट टाइम का जो रेंज है ना, वो टाइम का रेंज कितना मैं आपको दिखा देता हूँ. लिखना है, बाजू में लिख देना टाइम का रेंज. स्मॉलेस्ट टाइम इज इक्वल टू 10⁻24 एंड हाईएस्ट टाइम इट इज 10⁻17. तो क्या होगा 10⁻17 अपॉन 10⁻24. तो आ जाएगा 24 + 17 41. तो लेंथ का भी अराउंड 10⁻41 है, टाइम का भी अराउंड 10⁻41 है, एंड मास का 10⁻85. तो ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ द ये दोनों होता है. सो इट इज इन कोइंसिडेंस, नथिंग एल्स. इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट ये खाली इंफॉर्मेशन है. एमसीक्यूज के लिए आपको याद रखना पड़ता है, अंडरलाइन कर दो ये पार्ट, ये भाग आप अंडरलाइन कर सकते हो. दिस इज कोइंसिडेंस बिटवीन लार्ज एक्सीडेंशियल. ओके, नाउ सी अभी थोड़ी बात करें तो ये जो टॉपिक्स थे उसके बेस इतने एग्जांपल्स एक्सरसाइज नहीं है. ओके, वी हैव सम एक्सरसाइज एग्जांपल्स जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फ्रॉम एक्सरसाइजेस, वो करते हैं. चलो
So exercise of chapter number 2. There are few topics remain, but still let's see some exercises. Okay. The volume of a cube of 1 centimeter side is equal to what? So volume क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बाजू है, मतलब कैसे होगा? देखो. So volume of a cube. So it is 1 centimeter. It is 1 centimeter. And it is 1 centimeter. So ऐसा पूरा हो जाएगा. समझ में आया आपको? So it is 1 centimeter. Okay. So 1 centimeter and height 1 centimeter. So now it is 1 centimeter cube is equal to dash meter cube. Now 1 centimeter is equal to 10 raised to minus 2 meter. So 1 centimeter cube is equal to 10 raised to minus 2 raised to 3 meter cube. So it is equal to 10 raised to minus 6 meter cube. So 1 centimeter cube is equal to 10 raised to minus 6 meter cube. Second question is surface area of a solid cylinder of radius 2 centimeter and height 10 centimeter is equal to dash millimeter square. Now first convert this radius and height. So this radius is 2 centimeter. So radius क्या होगा? रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इंटू 10 करो 20 मिलीमीटर हो जाएगा. सेंटीमीटर टू मिलीमीटर. एंड हाइट इज इट इज 10 सेंटीमीटर. सो 10 इंटू 10 करोगे सो इट इज 100 मिलीमीटर. नाउ वी नीड a सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर ऐसा सिलेंडर बोलते हैं इसको हम. तो दो एरिया ये है, pi r square, this is also pi r square, and this circular is, if this is height h and it is 2 pi r, so area क्या हो जाएगा पूरा? pi r square plus pi r square plus 2 pi r h. तो कॉमन क्या निकल जाएगा? 2 pi r कॉमन निकलेगा. देखो ये दोनों ऐड करो तो 2 pi r स्क्वायर होगा. 2 pi r कॉमन निकालो, r प्लस h रहेगा. नाउ 2 into 3.14 into r is 20. अंदर करो 20 plus 100. सो मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? 2 into 3.14 into 20 into 120. सो आपको पूरा सरफेस एरिया कितना मिलेगा? दिस विल बी इन मिलीमीटर स्क्वायर. वी ऑलरेडी कन्वर्टेड इनिशियली, सो बाद में कोई टेंशन नहीं है. देखो तो ये क्या आंसर आता है. सो आंसर इज 15,072 millimeter square. This is the second answer. Now third question. A vehicle moving with a speed of 18 km per hour, dash in meter per second. So kilometer per hour को meter per second में convert करना है. So how can we convert? देखना. So 1 kilometer per hour is equal to dash meter per second. Now 1 kilometer means 1000 meters and hour means 3600 seconds. So ये cancel हो जाएगा. तो क्या आएगा? 10/36. ये आ जाएगा 5 into 2 18. 5/18 मीटर पर सेकंड. तो क्या बोल सकते हैं हम कि 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 5/18. तो हमें करना है कन्वर्ट कितना? 18 किलोमीटर पर आवर. तो 18 into 5/18 करो तो 18 कैंसिल हो जाएगा. आंसर क्या आएगा? 5 meters per second will be your answer. Number 4. The relative density of lead is 11.3.
then its density in gram per centimeter cube and kilogram per centimeter cube. What is this? Now density word समझना बहुत जरूरी है. What do you mean by density? So लिखना साथ में. Density. It is a part of matter. ये matter का weight मतलब decide कर सकता है कि भाई will it flow, will it float on a water or will it sink in a water, that we can decide from density. Okay, ये हम density से decide कर सकते हैं. Now density मतलब क्या होता है पता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर हम 1 मीटर ऐसा कोई लेंथ ले, 1 मीटर breadth ले and 1 meter height ले. Now consider a cube. Consider a cube of 1 meter length, 1 meter height and 1 meter this. So this cube is there. अगर आप इस क्यूब के अंदर कोई भी एलिमेंट भर देते हो, सपोज इफ आई फिल इट विथ वाटर, अगर मैं इसको फिल करता हूँ वाटर से, सो वाटर का मास हो जाएगा 1000 kg. तो इसका डेंसिटी क्या हुआ? डेंसिटी हुआ 1000 kg पर मीटर क्यूब. देखो ये 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर वॉल्यूम. सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. अगर मैं इसी बॉक्स के अंदर गोल्ड भरता हूँ, इफ आई फिल इट विथ गोल्ड 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर, पूरा एक क्यूब लेता हूँ, उसके अंदर पूरा का पूरा गोल्ड से भर देता हूँ, तो इसका जो मास होगा दैट विल बी 19200 kg. इट इज प्रैक्टिकली. सो इसका डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19200 kg पर मीटर क्यूब. बट व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? What is relative density? Relative density is the density of object upon density of water. किसी का भी रिलेटिव डेंसिटी आपको फाइंड करना है, तो रिलेटिव मतलब किसी के साथ रिलेट तो करना पड़ेगा आपको. तो किसके साथ रिलेट करोगे? तो रिलेट करना होता है वाटर के डेंसिटी के साथ. सपोज मुझे गोल्ड का करना है, सो इट इज 19200. सो अपॉन 1000 करो, तो इट इज 19.2. ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, नो यूनिट. ओके, सो रिलेटिव डेंसिटी इज गिवन हियर 11.3. नाउ 11.3 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, सो 11300 और 11.3 into 10⁻³ kg per meter cube, that is in MKS, and 11.3 self it is in CGS, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम एट द एंड ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग कि जो भी रिलेटिव डेंसिटी होगा ना, वही CGS में डेंसिटी होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यू कैन राइट दिस सेंटेंस, द रिलेटिव डेंसिटी will be density in CGS, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. क्या सेंटेंस लिखना है? रिलेटिव डेंसिटी will be density in CGS while multiplying with 1000 we get in MKS. Okay, while multiplying with 1000 we get in MKS. So relative density and densities are one of the important points in physics जो हमें समझना चाहिए. Okay, next. Now second question, fill in the blanks with suitable conversion of units. It is 1 kg meter square per second square in gram centimeter square per second square. So हमें convert करना है क्या? 1 kg meter square per second square, इसमें कन्वर्ट करना है डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर.
एक बात तो डिसाइड है कि सेकंड को कन्वर्ट नहीं करना है, तो वो भूल जाओ। हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम टू ग्राम और करना है मीटर टू सेंटीमीटर। तो एक पता होना चाहिए, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो किलोग्राम एक बार है तो 10⁻³ मीटर दो बार है, स्क्वायर है, so 10⁻² का स्क्वायर करना पड़ेगा, so it is 10⁻³ plus 2 into 2 4, so it is 10⁻⁷ gram into centimeter square per second square. This is in this form. Second is 1 meter is equal to dash light year. लाइट ईयर पता है ना, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना मीटर हुआ, 1 light year is equal to how much meter? So 1 light year is equal to 9.46 into 10⁻15 meters. तो यहाँ पे सिंपल बोलना है हमें कि if 9.14 into 10⁻46 into 10⁻15 meters मतलब 1 light year होता है, so 1 meter मतलब कितना होता है, so यहाँ पे क्या आएगा, 1 into 1 upon 9.46 into 10⁻15, so आंसर क्या आएगा, 10⁻⁻15 होगा, 1 upon 9.46 कितना आता है, so 1 meter is equal to 0.105 into 10⁻⁻15 light year. This is your answer. You can write this. Third question is 3 meters per second square. 3 meters per second square is equal to dash kilometer per hour square. So you will have to convert meter into kilometer and second into hour. So क्या करोगे, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर पर आर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये बात कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, जब अभी हमने दिया देखा था ना 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻+3, तो उल्टा होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻3। ओके, नाउ 1 hour is equal to 3600 seconds, so 1 second is equal to 1 upon 3600 आवर्स होगा कि नहीं होगा, ये सर 3600 नीचे आएगा, तो क्या कर सकते हैं, 3 इंटू मीटर को किलोमीटर में मतलब 10⁻⁻3, नीचे सेकंड को आर में, सो 1 अपॉन ऐसे होगा। नाउ दिस इज अ डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, इट विल गो इन अप, so 3 into 10⁻³ into 3600 स्क्वायर करो, तो ये 3600 स्क्वायर करो इंटू 3 करो, कितना हो रहा है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायमेंशनल फॉर्मूला, a calorie is the unit of heat and it equals to 4.2 joule. Okay, calorie into heat, that is equal to 4.2 joule. So 1 joule is equal to 1 kilogram meter per second square. Suppose we employ a system unit in which the unit of mass is equal to alpha kg. मतलब देखो पहले क्या था, m1 l1 एंड t1 ऐसा सिस्टम था, फिर हमने सिस्टम क्या लिया, m2 इज इक्वल टू अल्फा m1, फिर l2 इज इक्वल टू बीटा l2 एंड टाइम t2 इज इक्वल टू हमने लिया गैमा t2, ऐसे हमने लिया। दिस इज नॉट, आई एम नॉट इन राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला में ऊपर लिखते हैं, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, सो डोंट बी मिसगाइडेड। ओके, सो अभी क्या पूछा है, दैट ये डिराइव करो, दैट 4.2 इंटू ऐसे आता है आंसर, तो क्या करेंगे, n2 इज इक्वल टू 4.2 इंटू m1 अपॉन m2
L1 upon L2 and T1 upon T2। तो अगर ऐसे करते हैं हम तो वहां पे आंसर में क्या फर्क पड़ेगा? अभी देखो मल्टीप्लाई, मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। इफ आई पुट द वैल्यूज देन 4.2 m1 upon alpha m1, L1 upon beta L1 and T1 upon gamma T1। T1 T1 कौन, L1 L1 कौन, M1 M1 कौन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? 1 2 एंड -2। देखो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T -2। सो 4.2 अल्फा का 1 पावर ऊपर आएगा तो -1 होगा, बीटा का 2 पावर ऊपर आएगा तो बीटा -2 होगा, टी का -2 पावर है, गेमा क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। सो हेंस इट इज प्रूव that 4.2 into 10 raised to -1 alpha raised to -1 beta raised to -2 and gamma raised to +2। there is one b question is remaining 2.2। क्वेश्चन क्या है? तो g is equal to 6.67 into 10 raised to -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या था वैल्यू? 6.67 इंटू 10 raised to -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करेंगे हम? वहां पे क्या दिया है हमें, पूछा है सेंटीमीटर क्यूब सेकंड रेस टू -2 जी रेस टू -1। ओके, सेंटीमीटर रेस टू 2 सेकंड रेस टू -2 एंड जी रेस टू -1 इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली बात दैट न्यूटन को कन्वर्ट करो। न्यूटन इज व्हाट? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है तो एक एक किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर एंड ग्राम में। सेकंड तो सेकंड में ही है, सो नो नीड टू कन्वर्ट एम केस टू सीजीएस। बट मीटर का सेंटीमीटर क्या होगा? 10⁻², 3 बराबर है 3 यहाँ पे। सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम का क्या होगा? ग्राम। 10⁻³ ग्राम। तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या मिलेगा? 10⁻6 अपॉन 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन ग्राम। सो क्या मिला? 10⁻³ मिला। इसके साथ अभी 10⁻³ मल्टीप्लाई करते हो आप, सो आंसर क्या आएगा? 6.67 इंटू 10⁻11 प्लस 3। सो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻8। समझ में आया ये आपको? So there is another way to solve this. If we know the dimensional formula of capital G, then we can go through this also. M की जगह 10⁻3, L की जगह 10⁻2, and you can simplify the powers. Okay. Now this is theoretical. Okay, so it's not that much important for exams, but let's understand. To call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying standard for comparison. मतलब बिना कंपेयर किए हम बता नहीं सकते whether it is correct or not। तो कंपैरिजन के लिए सही क्या एग्जांपल देंगे हम? एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एटम्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है, बट इन कंपेयर टू व्हाट? इन कंपेयर टू व्हाट? एटम्स आर small in compared to the size of this nip of this pen। okay, clear? so ऐसा आंसर लिख सकते हैं that atoms are small in compared to nip of this pen। okay, second is a jet plane moves with great speed। अभी जेट प्लेन है वो किसके कंपेयर में ज्यादा स्पीड से जा रहा है? तो वहां पे लिख सकते हैं इन कंपेयर टू ट्रेन और इन कंपेयर टू बुलेट ट्रेन। यू गेटिंग माय पॉइंट? The mass of Jupiter is very large in compared to what? In compared to Earth.
Mass of Jupiter is very large in compared to Earth. Are you getting my point? Clear? The air inside room is contains a large number of molecules. देखो 1 मोल में कितना होता है, इक्वल टू एवोगेड्रो नंबर. एवोगेड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23. तो मतलब एक रूम में तो बहुत सारे मोल्स हो गए. सो दिस इज करेक्ट. इन कंपेयर टू द साइज ऑफ 1 मोल, द रूम हैज वेरी ग्रेट नंबर ऑफ molecules. Next, a proton is much more massive than electron. I already shown one comparison कि if this is 1 kg object, suppose एक पानी का बॉटल भरा पड़ा है and it weighs 1 kg, उसके सामने एक कार का वेट कितना होगा 2000 किलोग्राम. ये दोनों में कंपेयर कितना है 1 kg बॉटल, पानी का बॉटल एंड कार. सो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के मास में. सो दिस इज करेक्ट. और मतलब हम कंपैरिजन दिखाने हैं. सो यहाँ पे कंपैरिजन ऑलरेडी है, यहाँ पे भी है कंपैरिजन. देखो स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर. खाली इतना दिया होता ना कि स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर, तो यहाँ पे कंपैरिजन हमें लिखना पड़ता, बट यहाँ पे ऑलरेडी कंपैरिजन दिया हुआ है. सो इट इज करेक्ट. ई में भी ऑलरेडी कंपैरिजन दिया है. प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव. अगर इतना दिया होता ना तो हमें ये लिखना पड़ता. ऊपर के 4 में कंपैरिजन नहीं दिया, सो वी हैव टू राइट कि एटम्स आर वेरी स्मॉल with compared to nip of a pin of a pen. Okay, jet plane moves faster in compared to train. Mass of Jupiter is very large in compared to Earth. Then molecules एक रूम में ज्यादा है in compared to 1 mole. So we have to write this comparisons. Okay, so there are few more exercises remaining in this chapter. वो भी हम आगे बढ़ेंगे. देर आर फ्यू टॉपिक्स रिमेन. बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है जो हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. ओके, एरर्स के पार्ट्स भी है. ओके, देन सिग्निफिकेंट नंबर्स, राउंड ऑफ, तो वो सब हम करेंगे आगे. ओके, सो आज हम इतना रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आगे इससे यहाँ पे आगे और जाएंगे.